a quick review lecture on gaseous state or generally you can say states of matter। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपको ईयरफोन्स दिख रहे हैं ये गाने सुनने के लिए नहीं है, या कोई मुझे फ़ोन पे आंसर्स नहीं बता रहा है किसी के, या क्या बोलना है ये नहीं बता रहा है, ये माइक के आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि हर वीडियो में आपको पहले मैं बताता हूँ कि क्विक रिकैप वीडियो तभी आपके लिए यूज़फुल है अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है। अगर आपने चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है, आपको बेसिक्स इसके क्लियर नहीं है, तो बेटर है कि आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को देख लें। ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों हमें गैसेस स्टेट पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो हम ऑलरेडी एक गैसेस सॉल्यूशन में रह रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो एयर का एनवेलप है तो ये एक गैसेस सॉल्यूशन है। ठीक है, एयर में बहुत सारी गैसेस कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये गैसेस कंपोनेंट्स एयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ वर्ल्ड में हो रही हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रहा है और बहुत सारी चीज़ों में गैसेस जनरेट हो रही हैं रिएक्शंस में। ये गैसेस एयर में मिक्स होती हैं, मिक्स होने के बाद रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन से बहुत सारे पॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, एसिड रेन है ये उसका कॉज भी, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ स्मोक है वो जो रिएक्शन करता है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें तो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, और सन से आ रही जो हीट है उसको भी ट्रैप करके रखता है। तो अर्थ पे जो सर्वाइवल है वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस एनवेलप है, एक एटमॉस्फेयर हमारे पास है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बहुत सारे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि गैसेस स्टेट पढ़ने का बेनिफिट क्या है, हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, गैसेस स्टेट से क्या होता है, हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या बिहेवियर को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेशर की बात करो तो प्रेशर क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको आप बिना एटॉमिक लेवल पे जाए ऑब्जर्व कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो लेबोरेटरी में। तो अगर उसके माइक्रोस्कोपिक उसका रीज़न देखा जाए कि प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है कोई गैस, तो उसका रीज़न है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं, उन कोलिजन्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर का जो कॉज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ठीक है, उसी तरह से अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर का भी जो कॉज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, पर हम उसको आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं करते। ठीक है, टेम्परेचर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कभी डिफाइन नहीं किया जाता, टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। कि जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हैं लिक्विड में या लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं गैसेस में, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है? उनकी फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बट केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है। कि अगर आप H2O की बात करें तो H2O चाहे लिक्विड में हो, सॉलिड में हो या गैस में हो, H2O के जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। बट H2O लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है, इसका असर पड़ेगा उसके रिएक्शंस की स्पीड पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, कि अगर आप सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट अगर आप एक क्रिस्टल लें बड़ा सा, उसको पानी में डालें तो वो बहुत धीरे धीरे घुलेगा, और अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में उसको लेते हैं तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है। तो किस फॉर्म में है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, वैसे सॉलिड और पाउडर फॉर्म में कोई स्टेट का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्म का डिफरेंस है। तो वैसे ही जब स्टेट चेंज होती है तब भी रिएक्शंस की स्पीड बदल जाती है। गैसेस जनरली ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजीली और स्पॉन्टेनियसली मिक्स होती हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? स्टेट चेंज होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अफेक्ट होते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको कहा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड ही क्यों है, गैस क्यों नहीं है, और या सॉलिड आइस क्यों नहीं है, तो कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे एक सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा? वो फैक्टर्स हैं थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखिए, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है तो क्या होता है,
यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर थर्मल एनर्जी बढ़ती है, किसी चीज़ को आप हीट करना स्टार्ट करते हो तो सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होती है। तो ये दो फैक्टर्स कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी कितनी है और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है, ये डिसाइड करते हैं कि वो लिक्विड में होगा या गैस में होगा या सॉलिड में होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पे सब्सटेंस सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। ठीक है, रिपल्सिव बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लोज आने पे रिपल्शन स्टार्ट होती है। तो जो लॉन्ग रेंज पे फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं। बहुत ही क्लोज अगर मॉलिक्यूल्स आ जाएं तब जाके रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस हो तो रिपल्सिव फोर्सेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ही वॉन डर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है। अब वॉन डर वाल्स फोर्सेस में हम डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस, सबसे वीक कैटेगरी होती है। ठीक है, और इसकी अगर आप डिस्टेंस डिपेंडेंस देखें कि डिस्टेंस के साथ ये कैसे चेंज होती है, तो ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, 1/r⁶। इसका मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r⁶। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसकी एनर्जी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोजूल पर मोल, अप्रॉक्सीमेटली, एक एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सेकेंड अगर हम देखें डाइपोल फोर्सेस, तो वो रेडियस के साथ डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r³ अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r⁶। ठीक है, इनकी भी जो टिपिकल एनर्जी है वो स्टेशनरी में 2 होती है और रोटेटिंग में 0.6 के आसपास। मतलब ये जो फर्स्ट 3 केसेस हैं ये काफ़ी वीक फोर्सेस हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल का ही एक स्पेशल केस है। और रिसेंटली IIT ने ये क्वेश्चन पूछा है, आई गेस 2015 में, कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करता है उसकी एनर्जी, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि ये है तो डाइपोल फोर्स, बट ये डाइपोल का एक स्पेशल केस है जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती हैं। तो इसलिए H बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग डाइपोल फोर्स में गिना जाता है। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r⁶, एंड एनर्जी इज 0.8, बहुत वीक है। आयन डाइपोल, अब आयन डाइपोल एक थोड़ी स्ट्रांग फोर्स आ जाती है, तो आयन डाइपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r², रिलेटिवली स्ट्रांग है 15 किलोजूल पर मोल के आसपास। और आयन फोर्सेस, एक कैटायन और एक एनायन के बीच में फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r होती है। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी नॉट फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू r होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जैसे कि आयन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो इनकी एनर्जी 250 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा टेबल कि पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन डिफरेंट केसेस में कैसे है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। देखिए, वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब, प्रेशर के लिए पास्कल है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप सिंपल आप सोच भी सकते हैं, इसमें गलती करने का कोई चांस नहीं है कि आप सोचिए 1 मीटर क्यूब कि एक ऐसा कंटेनर जिसकी तीनों डायमेंशन 1-1 मीटर के बराबर हो, इतना बड़ा अगर आप कंटेनर लोगे तो उसमें कितना पानी आ सकता है। तो आइडिया भी लगाओ तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट गलती कर देते कि 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर 10 लीटर सोचते नहीं है, डायरेक्टली आंसर दे देते हैं। तो जस्ट सोचो कि 1 मीटर क्यूब का मतलब है एक ऐसा कंटेनर जिसकी लेंथ, हाइट, विड्थ तीनों 1 मीटर हैं। ओके, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, 1000।
ओके। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। जनरली क्वेश्चंस में डेसीमीटर क्यूब में कभी कभी वॉल्यूम स्पेसिफाई की जाती है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब याद रखना है 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 ml का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या 760 mm ऑफ मर्करी एट सी लेवल, और 1 बार होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो एटीएम और बार काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस इन दोनों में है। टेम्परेचर की बात करें तो आइस पॉइंट, ठीक है, आइस पॉइंट क्या है 273 केल्विन पे होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस या उसको 32 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहीट को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम गैस लॉज। देखिए गैस लॉज में फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं हम। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो पीवी कांस्टेंट आता है। पीवी कांस्टेंट का मतलब है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। तो अगर हम PV वर्सेस प्रेशर या वॉल्यूम ग्राफ देखें तो PV तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, पर वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो PV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ग्राफ इस तरह का आएगा। अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम देखते हैं तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। ठीक है, PV कांस्टेंट है तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये पूरे ग्राफ पे, इस पूरे लाइन पे टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को ही आइसोथर्म बोलते हैं। अब देखिए आपको ग्राफ दिया गया P वर्सेस V, 3 आइसोथर्म दिए गए हैं, T1 T2 T3। अब आपको बताना है कि T1 बड़ा है, T2 बड़ा है या T3 बड़ा है। तो इसमें क्या करें, एक सिंपल तरीका है। देखिए PV इज इक्वल टू nRT हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, तो nR तो कांस्टेंट है। अब P, V और T 3 वेरिएबल्स हैं। अब 3 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट बना देंगे। देखिए अब हम ये कर सकते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, तो एक प्रेशर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया। अब क्या बचा, V और T। अब हम बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए पहला ग्राफ प्रेशर को कट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम आ रही है। दूसरा पॉइंट जो है T2 यहाँ पर कट कर रहा है, और T3 वाला ग्राफ वॉल्यूम ये है। देखिए अब सबसे कम वॉल्यूम कहाँ है, ये वॉल्यूम सबसे कम है। ये किस कर्व के लिए मिली, T1 के लिए। जब वॉल्यूम सबसे कम होगा तो टेम्परेचर भी सबसे कम होगा। और हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ये पॉइंट, ये किस कर्व के लिए आया, T3 के लिए। तो इसका मतलब T1 छोटा है, T2 उससे बड़ा है और T3 उससे भी बड़ा है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ हो जहाँ पर आप 3 वेरिएबल्स देख रहे हो, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल के को कांस्टेंट कर देंगे, चाहे आप प्रेशर को कांस्टेंट करें या वॉल्यूम को कांस्टेंट करें, और दूसरे बाकी 2 को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। वैसे देखिए अब यहाँ पे अब प्रेशर वर्सेस 1/V है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब यहाँ पर भी 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ आपको दिए गए हैं, तो क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो 1/V भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से लाइन आ गई, इस लाइन पे वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू है वर्टिकल। एक पहला ग्राफ यहाँ पर कट कर रहा है, सेकंड कर्व यहाँ कट कर रहा है, तीसरा कर्व यहाँ कट कर रहा है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट आपने कर दिया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। तो जिसका प्रेशर सबसे कम है उसका टेम्परेचर भी सबसे कम होना चाहिए। तो इस केस के लिए क्या होगा, T3 सबसे कम है, फिर T2, फिर T1। ओके, तो दोनों केस इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत डिटेल में,
क्योंकि एक बार आप ग्राफ को इस तरह से सॉल्व करना अगर सीख जाएंगे तो आगे किसी भी ग्राफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ V अपॉन टी इज इक्वल टू के, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप लिख सकते हो कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 एंड सो ऑन। अब जब V वर्सेस T आप यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ दो तरह से हो सकता है। ओके, एक देखिए V वर्सेस T, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके, पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो यहाँ पर ये ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये ग्राफ ज़ीरो से पीछे जा रहा है। डिफरेंस क्या है, ये टेम्परेचर केल्विन में है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, लीस्ट उससे छोटे कोई टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है, तो वॉल्यूम भी क्या है, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो यहाँ आप 0 से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, इसलिए कुछ वॉल्यूम रहती है। बट उसको आप और कम करते जाएंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 हो जाती है, दैट इज़ 0 केल्विन। तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं, केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से V वर्सेस T में प्रेशर कांस्टेंट है, 3 प्रेशर की लाइंस हैं, तो क्या करेंगे हम, PV इज इक्वल टू nRT है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, देखिए वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, कैसे हो जाएगा कांस्टेंट, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर किसका है, P1 वाले कर्व का। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर कम है उसका प्रेशर भी कम होगा, तो P1 सबसे छोटा होगा, फिर P2 देन P3। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है तो किसी भी गैस की वॉल्यूम increases by 1/273.15 of the original volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम कितनी है, V0, तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस कितनी बढ़ेगी, 1/273.15 ऑफ V0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हुआ 1 डिग्री पे बढ़ाने पे वॉल्यूम चेंज। अगर 10 डिग्री बढ़ाऊंगा तो इंटू 10 करना पड़ेगा, तो T डिग्री बढ़ाऊंगा तो इंटू T करना पड़ेगा, तो VT। तो VT क्या है, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, और V0 क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट गेल-लुसाक लॉ। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसी तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ V वर्सेस T था वहाँ पर P वर्सेस T आ जाएगा। नेक्स्ट इज एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम होंगे तो इक्वल वॉल्यूम अगर आप लेते हैं, 3 कंटेनर लेते हैं, तीनों की वॉल्यूम बराबर है और तीनों में टेम्परेचर प्रेशर भी बराबर है, तो तीनों में जो गैसेस हैं, ये हमने 3 कंटेनर ले लिए, तीनों का वॉल्यूम सेम है। इसमें मान लो CH4 है, इसमें H2 है, इसमें O2 है। अब आप इससे मतलब नहीं है कि O2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े हैं या CH4 के मॉलिक्यूल बड़े हैं और H2 बहुत छोटा है, कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, तो सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए इक्वेशन फाइनली जब आती है PV इज इक्वल टू nRT, अगर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर गैसेस के लिए सेम कर दिया आपने, तो R तो कांस्टेंट है, तो N की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी ना, क्योंकि N तो PV बाय RT हो गया। तो 3 गैसेस के लिए PV अपॉन RT सेम है, तो N की वैल्यू भी सेम आएगी।
तो फाइनली इन सारे के सारे लॉज को मिला के हम क्या लिखते हैं, आइडियल गैस लॉ, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर आपको ये 3 R की वैल्यूज़ याद रखनी है कि जब जूल्स में बात हो रही है तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, अगर कैलोरीज में बात हो रही है तो 1.987, जिसको आप 2 भी लिखते हो अप्रॉक्सीमेटली, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम गैसेस स्टेट में हैं तो वॉल्यूम हमारी किस में होगी, लीटर्स में, प्रेशर किस में होगा, एटमॉस्फेयर में। तो आर की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ओके। और STP में जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि STP पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 0 डिग्री। तो NCERT में स्पेसिफाई किया हुआ है कि STP इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर डेंसिटी। डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसी गैसियस मिक्सचर की तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। P इज प्रेशर, M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय RT। ठीक है। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन क्या बोलता है, हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें A गैस है, अभी एक ही अकेली गैस है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ A। क्लियर। तो मान लिया जो A का प्रेशर था वो 2 एटमॉस्फेयर है। ओके। अब इसमें मैंने एक और गैस डाल दी, B गैस। क्लियर। अब जो टोटल प्रेशर है वो PA प्लस PB आ जाएगा। क्लियर। तो क्या B गैस डालने से A के प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या ये 2 से बढ़ जाएगा या 2 से कम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जब आप PV इज इक्वल टू nRT लिखते हो तो ये P क्या है, इसको A के लिए लिखते हैं, तो प्रेशर ऑफ A इज मोल ऑफ A इंटू RT डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वही है कंटेनर का, टेम्परेचर भी वही है, R की वैल्यू वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A चेंज नहीं हुए क्योंकि ना आपने A गैस को रिमूव किया ना एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो जब तक आप इस nRT अपॉन V में कोई चेंज नहीं करते प्रेशर ऑफ A भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब किसी गैस का प्रेशर इस पे डिपेंड नहीं करता कि आसपास कोई और गैस है या नहीं है। आप 10 गैसेस एक्स्ट्रा डाल दो, B C D E F जितनी मर्जी गैसेस, A का प्रेशर 2 ही रहेगा। ठीक है। तो यह डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम, और किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर कितना होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी आप किसी गैस को एक लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करते हैं, जनरली वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का हमारे पास सेटअप यहाँ पर रहता है। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, KClO3 को हीट कर रहे हैं। ठीक है। इस सिस्टम में तो KClO3 जब हीट करते हैं इसको तो ये क्या देता है, KCl प्लस O2। तो KCl तो सॉलिड है, O2 गैस होगी, तो O2 गैस यहाँ से निकलते निकलते धीरे धीरे इस एपरेटस के थ्रू यहाँ आ जाएगी। अब ये वाटर के थ्रू जब पास करेगा तो यहाँ पर O2 गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम गैस को कलेक्ट करते हैं, किसके ऊपर, वाटर के सरफेस पे। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो टोटल सिर्फ O2 नहीं है, क्योंकि पानी हमेशा अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो कुछ वाटर वेपर भी होंगे। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ O2 प्लस प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स। ठीक है। और प्रेशर ऑफ H2O वेपर को ही हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ O2 आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, प्रेशर ऑफ O2 का मतलब है ड्राई ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें कोई वाटर के वेपर मिक्स नहीं होंगे। तो ड्राई O2 का प्रेशर क्या होगा, टोटल में से पानी का जो प्रेशर है वेपर्स का, जिसको एक्वस टेंशन बोलते हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी क्वेश्चन में दिखा गया है कि गैस इज कलेक्टेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, तो वहाँ पर आपको एक्वस टेंशन मेंशन किया रहेगा या वेपर प्रेशर उसका मेंशन किया रहेगा, तो वो उसको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल प्रेशर से, उसको लिखना है ड्राई गैस का प्रेशर। ओके। नेक्स्ट इज
मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, फॉर अ गैसेस मिक्सचर, अगर आपके पास एक गैस का मिक्सचर है जिसमें मान लीजिए 3 अलग अलग गैसेस हैं, एक के N1 मोल्स हैं, एक के N2 हैं और एक के N3 हैं, और उन तीनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास M1, M2, M3 हैं, तो पूरे मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी मिक्सचर के लिए 3 कंपोनेंट्स हो, 4 कंपोनेंट्स हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है कि एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर कोई आप ले लें, अगर इसके बीच में मैं पार्टीशन दे दिया, यहाँ पर गैस A है, राइट साइड में गैस B है। जैसे आप पार्टीशन हटाओगे A और B आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनके बीच प्रेशर का भी डिफरेंस नहीं है, जितना प्रेशर लेफ्ट कंपार्टमेंट में है उतना ही प्रेशर राइट कंपार्टमेंट में भी है। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट हो रही है, बट गैसेस मिक्स करती हैं। ओके, तो गैसेस का ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन की जो ड्राइविंग फोर्स है, क्यों डिफ्यूजन होता है? दैट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन। उसके लिए प्रेशर डिफरेंस होना ज़रूरी नहीं है। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस। अब एफ्यूजन की बात करें तो यही आप कंटेनर ले लो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह एक सिंगल कंटेनर आपने लिया, इसमें एक पिन होल कर दिया, या ये बोलिए कि आपके पास एक बलून था, उसको आपने प्रिक कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे सारी गैस बलून से निकलती जाएगी। वो जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एफ्यूजन। जब एक पिन होल के थ्रू कोई गैस एस्केप करती है दैट इज़ कॉल्ड एफ्यूजन। ठीक है, तो एफ्यूजन में जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ अ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है, वो मेन ड्राइविंग फोर्स है एफ्यूजन के लिए। तो समझने में और सोचने में जनरली लोग इसको डिफ्यूज़न और एफ्यूज़न को कंफ्यूज करते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, पर दोनों का डिफरेंट मैकेनिज़्म है और दोनों के लिए जो डेरिवेशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, रेट ऑफ एफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो पिन होल का एरिया है कितना बड़ा है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Tm। T इज़ टेम्परेचर, M इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जो एफ्यूज़ कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये जनरली बुक्स में नहीं होता फॉर्मूला। तो प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट पे टोटल डिपेंडेंस ये आप याद रख सकते हैं। तो दो गैसेस के रेट ऑफ एफ्यूज़न को कंपेयर करने के लिए R1 बाय R2 क्या होगा? P1A1 बाय P2A2 इंटू रूट T2M2 बाय T1M1। ठीक है, अब अगर हम रेट ऑफ एफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब क्या है? कितनी फास्ट कोई गैस उस कंटेनर से बाहर निकल रही है, कितनी फास्ट मिक्स हो रही है। गैस कितनी जल्दी बाहर निकल गई, इसको आप कैसे कैसे बता सकते हो कि इतने टाइम में इतने मोल्स निकल गए। दो गैसेस थी, एक के x मोल निकले, दूसरे के 2x मोल निकल गए सेम टाइम में, तो इसका मतलब वो दूसरी गैस के बाहर निकलने की स्पीड डबल है। तो एक हम बता सकते हैं कितने मोल निकल गए एक पर्टिकुलर टाइम में। मोल की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कितनी वॉल्यूम निकल गई एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, एंड थर्ड थिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, गैस अगर जितनी फास्ट डिफ्यूज़ कर रही होगी उतने ही फास्ट उसका मॉलिक्यूल मूव करेगा। मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम भी कर सकते हो। तो इन 3 फॉर्मूलाज को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम दी गई है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, मोल डिफ्यूज मोल अपॉन टाइम, या डिस्टेंस जो गैसेस ट्रेवल कर गई हैं अपॉन टाइम। ओके, नेक्स्ट इज कि डिफ्यूज़न और एफ्यूज़न दोनों का रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास दोनों में। ठीक है, बट ये जो रिलेशन आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, ये 2 अलग अलग तरीके से आता है क्योंकि दोनों के मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, डिपेंडेंस कि m के साथ कैसे रिलेटेड है वो पॉइंट सेम है, बट वो पॉइंट कैसे आया
उसकी डेरिवेशन दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ नहीं, आपको जस्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N U स्क्वेयर। स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, n इज द नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स। तो अगर m इंटू n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। u इज द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वेयर, ओके। एक पार्टिकल की कितनी होगी, हाफ स्मॉल m v स्क्वेयर। n पार्टिकल्स की कितनी होगी, हाफ m इंटू n इंटू वी स्क्वेयर, या RMS ले रहे हैं तो u स्क्वेयर। तो ये दो फॉर्मूलाज आ गए काइनेटिक एनर्जी के और PV के, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो PV को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की जगह इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/2 mnu स्क्वेयर, और 1/2 mnu स्क्वेयर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब अगर 1 मोल है आपके पास तो PV इज इक्वल टू RT होता है, तो PV को RT लिख दिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 RT। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट करता है। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ mv स्क्वेयर, m कांस्टेंट है तो v स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। तो वेलोसिटी का भी रिलेशन निकल जाएगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये जो 3/2 RT था ये तो 1 मोल के लिए था, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ओके। और R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 1 मोल की 3/2 RT। नेक्स्ट इज द फॉर्मूलाज के RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूलाज। RMS √3RT/m, एवरेज √ART/πm और मोस्ट प्रोबेबल √2RT/m। फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूलाज याद रहेंगे तभी आप सॉल्व करेंगे। और तीनों की रेशियोज, मोस्ट प्रोबेबल इज टू एवरेज इज टू RMS इज 1:1.128 इज टू 1.224। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, RMS, उसके बाद एवरेज, सबसे छोटा है मोस्ट प्रोबेबल, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूलाज, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज RT/√2 NA सिग्मा P। सिग्मा इज कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कोलिजन क्रॉस सेक्शन का मतलब है πd²। तो ये डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d², ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल टू √2 NA सिग्मा एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय RT। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि मीन फ्री पाथ का इस पैरामीटर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, कैसा है। नेक्स्ट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। इतना जैसे सिंप्लीफाइड ये टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट इसको अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से समझे तो मैक्सवेल ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर में मान लीजिए 1 लाख पार्टिकल्स हैं, 1 लाख पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन से उनकी वेलोसिटीज़, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता जा रहा है। तो क्या आप कभी बता सकते हो कि किस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? अभी उसकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की और अभी वो कोलाइड कर गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो लगातार हर पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हो रही हैं। बट मैक्सवेल बोलता है कि इसमें भी एक चीज़ चेंज नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि लगातार पार्टिकल्स अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बट मान लो 1 लाख में से 1000 पार्टिकल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं, 1000 पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, ठीक है। वो 1000 कोलाइड कर गए, वेलोसिटी चेंज हो गई, पर किसी और 1000 टोटल पार्टिकल्स की वेलोसिटी अभी भी v1 होगी। मतलब
टोटल 1 लाख में से 1000 पार्टिकल हमेशा v1 वेलोसिटी में रहेंगे। वो 1000 कौन से होंगे ये चेंज होता रहेगा, पर होंगे हमेशा 1000। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा 1000, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या बोलोगे कि 20% पार्टिकल्स इस वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो टोटल के 20% हमेशा उसी वेलोसिटी में रहेंगे। वो 20% चेंज होते रहेंगे, पर टोटल का 20% उस वेलोसिटी में रहेगा। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का इस तरह से ग्राफ आता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मैंने एक स्पीड यहाँ पर c ले ली, ओके, और या इसको मान लीजिए c1, ये वैल्यू आ गई c2। क्लियर। अब अगर इसके बीच का ये पूरा मैं एरिया कैलकुलेट करूँ, ये एरिया मुझे क्या बताता है कि c1 और c2 वेलोसिटीज, मान ली c1 20 है और c2 30 है, तो कितने पार्टिकल्स की वेलोसिटी 20 से 30 के बीच में है। ठीक है, मतलब ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जो 20 और 30 के बीच में चल रहे हैं, या 21 या 22 या 23 या 24 तरह से। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये क्या आपको क्या देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब वो अगर मैं 0 से लेके जहाँ पर ग्राफ खत्म होता है यहाँ तक का टोटल एरिया कैलकुलेट करूँ तो वो क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो जिनकी वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम के बीच में है, मतलब सारे पार्टिकल्स। तो टोटल एरिया क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इक्वेशन एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर लेफ्ट में क्या होता है, बट आप ये समझ सकते हैं कि टोटल एरिया टोटल मॉलिक्यूल्स देता है। अब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है। क्लियर। तो ग्राफ का जो एरिया है वो मॉलिक्यूल्स बता रहा है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ और घट नहीं सकते। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द कर्व मूव्स डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड्स। जो कर्व है थोड़ा नीचे आता है थोड़ा और फ्लैट होता है, मतलब एक कर्व थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये है T2 टेम्परेचर पे और T2 बड़ा है T1 से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे जो पीक है वो नीचे आती है और राइट की तरफ शिफ्ट होती है हमेशा। ओके, क्यों? क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट रखेगा ना, टोटल एरिया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, तो टोटल एरिया कभी चेंज नहीं होता। तो ग्राफ फ्लैट होता जाता है पर टोटल एरिया सेम रहता है। ठीक है, अब ये जो पीक है, पीक क्या बता रही है, पीक बता रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो जो T1 पे कर्व है उसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी से, इसको वेलोसिटी को V1 बोलता हूँ मैं, V1 वेलोसिटी से मूव करने वाले मैक्सिमम पार्टिकल हैं। मतलब 1 लाख पार्टिकल्स में से आपने एकदम से रैंडमली कोई एक पार्टिकल चूज़ किया तो चांसेस हैं कि वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल इसके साथ मूव कर रहे हैं। तो मतलब ज़्यादातर के वेलोसिटी इस ये है, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जो पीक वाले पॉइंट की स्पीड होती है इसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जैसे पीक नीचे आ जाएगी, अब नए टेम्परेचर T2 पे ये स्पीड आके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि पीक आपकी राइट में शिफ्ट हो रही है और इस तरफ स्पीड बढ़ती है। तो ये सारे आपको फैक्टर्स इसमें समझने हैं और थोड़ा याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल अभी हम नहीं करेंगे इसकी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रियल गैसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का। रियल गैसेस में Z हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। Z का फॉर्मूला जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि Z इज इक्वल टू PV/RT। PV/RT तो है, पर PV में V कौन सी है? क्या वो आइडियल वॉल्यूम है? नहीं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया, मोलर का मतलब है 1 मोल के लिए। तो V ऑब्जर्व्ड, ये ऊपर जो बार मैंने लगा रखा है इसका मतलब है कि मोलर की बात हो रही है 1 मोल के लिए। तो ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल मोलर वॉल्यूम। अब आपको पता है कि
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो आइडियल गैस के लिए है। तो इसका मतलब जो वी आइडियल है वो क्या है, अगर मोल हमारे पास 1 होगा तो वी आइडियल होगी आर टी बाई पी, तो वी आइडियल को लिख दिया आर टी बाई पी, तो ये ऊपर चला गया पी, तो यहाँ हो गया पी वी ऑब्जर्व्ड बाय आर टी। तो पी वी बाय आर टी फॉर्मूला तो है, पर ये जो वी है ये आइडियल वॉल्यूम नहीं होता, ये ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब हमने पढ़ा कि आइडियल गैसेस के लिए Z1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल गैसेस के लिए Z1 होता है, इसका मतलब है कि ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम सेम होती हैं। ठीक है, इसलिए 1 आ जाता है Z। तो आइडियल गैसेस के लिए Z1 होता है और टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, जबकि रियल गैसेस के लिए Z1 नहीं होता, या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, और वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अब अगर इस ग्राफ को आप देखते हैं, यहाँ पर Z वर्सेस P जो ग्राफ बनाया जाता है, H2 के लिए ग्राफ हमेशा Z इज इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर रहता है, CO2 का काफ़ी नीचे डिप करता है फिर ऊपर चढ़ता है, CH4 का थोड़ा सा डिप करता है फिर ऊपर की तरफ चढ़ता है, और N2 का और भी कम डिप करके ऊपर रहता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस हमेशा Z इज इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर ही रहती हैं। तो इसमें जो Z ग्रेटर देन 1 वाला रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में रिपेल ज़्यादा ज़ोर से कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे उतनी ज़ोर से, तो उनको क्लोज लाना या उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है। तो जो भी गैस इस रीजन में होगी उसको लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। Z लेस देन 1 जब होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल इजीली एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और नज़दीक आएंगे तो फाइनली क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएंगे, तो उनको लिक्विफाई करना ईजी होता है। इसका मतलब CO2 गैस को या सपोज CH4 मीथेन गैस को लिक्विफाई करना हो तो इस पॉइंट तक आप कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही Z ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में चला गया, अब इसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्राफ की बेसिक जो इसका मतलब है क्या होता है। नेक्स्ट, जब आप वॉन्डर वॉल इक्वेशन पढ़ते हो कि उसमें एक वॉल्यूम करेक्शन आती है और एक प्रेशर करेक्शन आती है, तो दोनों होता क्या है। ठीक है, देखिए अब अगर किसी गैस को हम ठंडा करते जाएं फाइनली इतना ठंडा कर दिया हमने उसको, वो सॉलिडिफाई हो गई। ठीक है, अब सॉलिडिफाई होने के बाद उसका वॉल्यूम 0 हो सकता है कभी? सॉलिड कभी गायब तो नहीं होगा ना ठंडा करने पे। तो जब आप किसी गैस को ठंडा करते जाएंगे फाइनली वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद सॉलिड बनेगा, बट उसका वॉल्यूम 0 नहीं होगा। तो कूल करने पे वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर आपका 0 हो गया तब भी वो सॉलिड में तो एग्जिस्ट करेगा, तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगी सॉलिड की। तो जो मोलर वॉल्यूम है वो ऐसे आप लिखते हो कि PV इज इक्वल टू RT जब N1 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग का मतलब हुआ कि V इज इक्वल टू RT बाई P। जो टेम्परेचर 0 हो गया तो वॉल्यूम भी 0 हो जानी चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है ना रियलिटी में। तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो वॉल्यूम की कुछ वैल्यू तो रहेगी, उस वैल्यू को हमने B बोल दिया। तो V बार क्या है, B प्लस RT अपॉन P। जब T 0 तो मोलर वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, B के बराबर। ये B मान सकते हैं आप इसको कि ये क्या है, लिक्विड या सॉलिड की मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने थोड़ा करेक्ट करके लिख दिया इसको। अब देखिए, अब Z होता है PV बार बाय RT। ठीक है, अब ये V बार के लिए हमने नया फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, तो V बार को लिख देंगे B प्लस RT बाय P, और ये क्या आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस BP बाय RT। तो Z आ गया। ठीक है, अब Z क्या आ रहा है आपका, 1 प्लस समथिंग आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। Z 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब हम इस ग्राफ को, ये जो ग्रेटर देन 1 वाला रीजन है, इसके लिए हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि Z कब आता है ग्रेटर देन 1, जब ये इक्वेशन आपके पास आएगी। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद स्लोप क्या है इसकी, B बाय RT। ठीक है, Z वर्सेस P ग्राफ अगर आप बनाते हो तो स्लोप उसकी B बाय RT आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन ने ये तो बता दिया कि Z कब ग्रेटर देन 1 है,
बट अब ये भी हमें पता लगाना है कि z कब लेस देन 1 होता है। तो ये इक्वेशन किसको डिफाइन कर सकती है? हाइड्रोजन का बिहेवियर, हीलियम का बिहेवियर, क्योंकि उनके लिए z क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब z लेस देन 1 वाले के लिए हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन हम या क्या करेक्शन करेंगे। तो जनरली ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब z लेस देन 1 होता है तब गैसेज इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि ईज ऑफ लिक्विफेक्शन का कोई ना कोई रिलेशन होगा z के साथ। ठीक है, तो जो CH4 और CO2 हैं ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि z लेस देन 1 और लो प्रेशर में कोई रिलेशन होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने 4 पार्टिकल ड्रॉ किए। ये पार्टिकल कोलाइड करने के लिए जा रहा है दीवार के साथ। अब जितने ज़ोर से कोलाइड करेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। ठीक है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कितना फास्ट मॉलिक्यूल कोलाइड किया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो फोर्स एक्सर्टेड क्या होगी। ठीक है, अब इस पार्टिकल को आइडियल केस में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस 0 हैं आइडियल केस, बट रियलिटी में इसके आसपास जो पार्टिकल होंगे वो उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ होंगी। तो मान लीजिए आइडियल केस में ये 20 की स्पीड से भाग रहा था और 20 की स्पीड से टकराता, तो कुछ प्रेशर P आता। अब क्योंकि 3 पार्टिकल इसको पीछे अपनी तरफ खींच रहे हैं तो 20 से तो नहीं जाएगा, घट के इसकी स्पीड 18 हो गई। अब 18 में जो प्रेशर P डैश आया ये P से तो कम हुआ। क्लियर? ठीक है, अगर और भी ज़्यादा स्ट्रांगली उसको खींचते तो हो सकता है वो 16 से ज़्यादा जाके कोलाइड करता, तो प्रेशर P डबल डैश आता, और भी कम होता प्रेशर। तो जितनी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना ही धीरे ये हो जाएगा और उतने ही कम प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा। तो जब आप लिखते हो PV इज इक्वल टू nRT, ये जो प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो आपने मेजर किया है या फिर ये आइडियल प्रेशर है? ये आइडियल प्रेशर है, ये आपने जो लैब में मेजर किया वो नहीं है, ये आइडियल प्रेशर है क्योंकि ये आइडियल इक्वेशन है। तो आपने जो मेजर किया था वो तो रियल था, वो आपने P डैश मेजर किया। इक्वेशन में आपको तो P यूज करना है, तो P तो बड़ा है, P डैश छोटा है, तो मतलब P डैश में कुछ फैक्टर आप ऐड करोगे तब जाके वो P के बराबर होगा, आइडियल के बराबर। तो रियल प्रेशर जो आपने मेजर किया उसमें कुछ आप ऐड करोगे फैक्टर। वो फैक्टर कितना ऐड करोगे? जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होगा उतना ही तो गैप आएगा, तो उतना बड़ा फैक्टर ऐड होगा। तो मतलब हुआ कि ये जो ड्रॉप इन प्रेशर है, प्रेशर कितना ड्रॉप होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? कितने ज़ोर से ये मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया हमें कि ड्रॉप इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 वॉल्यूम एलिमेंट्स ले लें। ठीक है, 2 वॉल्यूम एलिमेंट्स, मतलब एक इमेजिनरी वॉल्यूम में हमने ये पार्टिकल समझ लिया, एक इमेजिनरी वॉल्यूम में हमने ये पार्टिकल ले लिया। इनके बीच की फोर्स क्या है? 1:1 है, F फोर्स आ गई। अगली बार हमने इस इमेजिनरी वॉल्यूम में एक ही रखा, दूसरे इमेजिनरी वॉल्यूम में 2 पार्टिकल कर दिए। अब एक बार ये 2 आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक बार ये 2 होंगे, तो फोर्स क्या होगी? अब 2F आ गई फोर्स। अब जब ये यहाँ पर 1:3 हो गए तो 3F हो गई। ठीक है, अब यहाँ भी 2 है पार्टिकल्स और यहाँ भी 2 हो गए, तो ये इन दोनों के साथ करेगा 2 फोर्सेस और फिर ये वाला भी इन दोनों के साथ करेगा 2 फोर्सेस, 4F। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो F फिगर है अट्रैक्टिव फोर्स का, ये भी बढ़ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब 1 और 1 था तो फोर्स F थी, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक पार्टिकल है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ भी C थी, इसकी कंसंट्रेशन भी C थी। यहाँ मैंने पार्टिकल्स डबल कर दिए सेम वॉल्यूम रख के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वॉल्यूम डबल हो गए, तो कंसंट्रेशन 2C हो गई, यहाँ भी डबल हो गई। ठीक है, और फोर्स क्या थी? 4 टाइम्स हो गई ना। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पर जो फोर्स था C/C अगर हम करें तो ये क्या बनता है यहाँ पे? C²। यहाँ पर अगर दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये 4C² होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंसंट्रेशन आपकी 4 गुना हो गई इसीलिए फोर्स भी 4 गुना हो गई।
तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे, C1 बार इंटू C2 बार। अब क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन तो गैस की सेम होती है ना, एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, गैस तो यूनिफॉर्मली फैली हुई है सब जगह, तो कंसंट्रेशन तो सेम है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप उसके, तो C1 और C2 सेम होंगे, तो C1 और C2 हो गया C। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, C² के। और कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल हम 1 ले रहे हैं, बार लगा दी ना यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो 1/V बार हो गया, वॉल्यूम मोलर हो गई। तो C² किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो C² आ जाएगा 1/V बार का स्क्वायर, और सिंपल C² आ जाएगा N/V का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली C बार है, ये N1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गई, N²/V² के। आ गई फोर्स। अब देखो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि V बार इज इक्वल टू B प्लस RT/P। अब इसको क्या कर सकते हैं, V बार माइनस B इज इक्वल टू RT/P। वहाँ से P आ जाएगा RT/V बार माइनस B। प्रेशर निकल गया। ठीक है, अब ये कब कौन सा प्रेशर निकला है, अभी हमने पिछले वाले जो वॉल्यूम करेक्शन है उसके अकॉर्डिंग निकाला है, प्रेशर करेक्शन नहीं इसमें डाली। तो जब वॉल्यूम करेक्शन थी तब प्रेशर इतना आया। अब जो रिडक्शन हुआ प्रेशर में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, वो किसके प्रोपोर्शनल था, N²/V²। तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, वो लगा दिया हमने A। तो जो आपने ये प्रेशर कैलकुलेट किया था, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुई थी। ठीक है, तो वो रिडक्शन यहाँ आपने माइनस कर दी, तो -N²/V²। तो यही इक्वेशन है जिसको आप लिखते हो P + N²A/V², V - NB = nRT, कि जो आपने प्रेशर मेज़र किया था लैब में उसमें कुछ ऐड करोगे तब जाके आइडियल बनेगा। तो ये जो आपने लैब में प्रेशर मेज़र किया था, ये nRT/V - NB माइनस रिडक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस सेम है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इस फॉर्म में भी याद रखनी है और इस फॉर्म में भी याद रखनी है। और जब मोल 1 हो जाएगा तो ये RT, V हो जाएगा V बार। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है N²A/V², ये किसको बता रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को बता रहा है। स्मॉल a क्या है, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A। जितनी ज़्यादा A की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो A is a measure of attractive forces और B is called co-volume और excluded volume। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर आप गैस के कंटेनर को कंप्रेस करते जाएंगे तो कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ना, वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स, ज़ीरो तो नहीं होगी इनकी वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो कब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जब टोटल वॉल्यूम बहुत छोटी है। आप एक कमरे में जो गैस है उसको कंप्रेस करते करते एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में अगर आप डाल देते हैं तो उस टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए जो फैक्टर B आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जब इस इक्वेशन को आप डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक इक्वेशन आती है ∂Z/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर = 1/RT × B - A/RT। तो ∂Z/∂P का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे Z वर्सेस P ग्राफ की ये इनिशियल स्लोप है। ठीक है, dZ/dP स्लोप आ गई Z वर्सेस P कर्व की, तो ये इनिशियल स्लोप है। अब ये स्लोप अगर ये B, क्योंकि RT तो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर B ग्रेटर देन है A/RT के तो स्लोप पॉजिटिव हो गई। मतलब Z वर्सेस P कर्व जो है ये इस तरह रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का कर्व था या हीलियम का कर्व था, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो क्या लिखा है हमने, क्या पढ़ा है हमने, रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो मतलब हुआ B बड़ा है किससे, A/RT से। मतलब B किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को। तो साइज डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करती, वीक हैं। बट अगर A/RT बड़ा हो गया B से तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा।
जैसे CO2 का ग्राफ था, CH4 का ग्राफ था। तो स्लोप नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गैस के ओवरऑल बिहेवियर में। साइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब B इज इक्वल टू A/RT हो जाएगा तब क्या होगा, स्लोप 0, Z इज इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो कि क्या है, आइडियल गैस का बिहेवियर। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड है बॉयल्स टेम्परेचर के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके देखो A/RT अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो A/RT जो फैक्टर है ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो A/RT फैक्टर बड़ा होता जाएगा। B तो फिक्स है, B को चेंज नहीं होना है, पर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से A/RT बढ़ेगा घटेगा। तो कभी आपकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके ऐसा होगा कि स्लोप हमारी 0 हो जाएगी, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो उस टाइम जो टेम्परेचर है उसको बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। जब आपकी इनिशियल स्लोप नहीं, इनिशियल स्लोप 0 होती है तो जो टेम्परेचर होता है TB वो होता है A/RB। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है। और जब आपकी स्लोप इनिशियली 0 हो गई मतलब Z 1 हो गया तो बिहेवियर कैसा होगा, आइडियल गैस बिहेवियर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं एक रेंज ऑफ प्रेशर में। ठीक है, प्रेशर को आप थोड़ा बहुत बढ़ा घटा लेंगे तब भी वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द रियल गैसेस बिहेव आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर। अब क्रिटिकल कैटेगरी आपके जो पैरामीटर्स हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, क्रिटिकल प्रेशर A/27 B², क्रिटिकल टेम्परेचर और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और A दोनों के फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन वो आप बुक से इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। और उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो 3 पैरामीटर होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द गैस स्टेट रिकैप। अगर इसमें भी आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई है या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, आप ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसकी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें फीडबैक भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।